हेलो डियर्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। आज हम लोग 12th के बायोलॉजी का एनसीईआरटी पर आधारित क्विज़ को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग को 12th क्लास वालों को बोला गया था कि आप लोग अपना चैप्टर वाइज जो भी सब्जेक्टिव है उसको आप लोग क्लियर करेंगे, और हम लोग बाकी जितना भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है, आपका साइंटिस्ट नेम है, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिक हैं, ईस्वी हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर हम लोग करवाने वाले हैं। क्लियर आपका इसी चैनल से होगा, और साथ ही साथ उन चीज़ों को भी हम देखेंगे जो चैप्टर में क्विज के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को वैसे तो दिख रहा होगा कि हमने वैज्ञानिक का नाम और जो भी कंपटीशन हुआ उस कंपटीशन में आप लोग तो वैज्ञानिक के नाम को पढ़ ही चुके हैं, तो इस वैज्ञानिक के नाम को आप लोग जानते पहचानते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज अपनी जितनी भी इकाई है 6 से लेकर के 10 तक। 5 इकाई आपका 11 का था, तो वो जो आप लोग एनसीईआरटी खोलते हैं तो आप लोग को इकाइयाँ दिखती हैं, वो इकाइयाँ आप लोग की 6 से स्टार्ट है। जीवों में जनन इकाई, दूसरा हमारा अनुवांशिकी इकाई है, वही तीसरा बात करें तो हमारा मानव कल्याण, चौथा हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी, और वही पांचवा पारिस्थितिक। तो इस तरीके से जो भी हम लोग की जितनी भी इकाइयाँ हैं उस इकाइयों के अनुसार हर एक टॉपिक पे आप लोग को एक वैज्ञानिक के बारे में मिलेगा, जो कि उस वैज्ञानिक का चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई योगदान है उस चैप्टर में। तो हमारे टोटल वैज्ञानिक जितने भी साइंटिस्ट चैप्टर के पहले इकाइयों के पहले दिए हुए हैं वो टोटल 6 हैं, जो कि आज आपको इस वीडियो में उस 6 साइंटिस्ट के बारे में और 6 बीडी ये आपको ट्रिक के साथ एकदम रट्टा लगा दिया जाएगा कि इनका जन्म कब है। आज के बाद आप लोग कभी भी इन वैज्ञानिकों के इकाइयों के अनुसार नाम और जन्म कभी भूलेंगे नहीं। तो आप लोग सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठे। ऑब्जेक्टिव मारने के साथ साथ, क्लियर करने के साथ साथ, लास्ट में वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप इसको नोट कर लेंगे शुरू से लास्ट तक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वैज्ञानिक जो कि पंचानन महेश्वरी, और ये वैज्ञानिक जो आपके हैं वो जनन इकाई से जुड़े हुए हैं। इनका नाम पंचानन महेश्वरी, और जन्म जो हुआ है वो 1904 ईस्वी में हुआ है। वही हमारे 2 वैज्ञानिक जैसे कि जेम्स डी वाटसन और हमारे फ्रांसिस क्रिक, ये 2 वैज्ञानिक जो आपके हैं, ये दोनों वैज्ञानिक आपके अनुवांशिकी के हैं। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का जो जन्म हुआ है वो हमारे वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928, वही हमारे फ्रांसिस क्रिक का जन्म 8 जून 1916 में। हमारे फ्रांसिस क्रिक जो है वो छोटे हैं वाटसन की अपेक्षा में। तो आप लोग को पंचानन महेश्वरी के बारे में तो पता चल गया कि इनका जन्म 1904 में हुआ है और ये जनन इकाई के साइंटिस्ट है। वही हमारे जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो कि अनुवांशिकी इकाई के वैज्ञानिक है, और इनका जन्म हुआ है 6 अप्रैल 1928, 8 जून 1916। अप्रैल जून आप लोग याद कर लेंगे दोनों डेट को। चौथे वैज्ञानिक हमारे MS स्वामीनाथन, जो कि हमारा इकाई स्टार्ट होता है मानव कल्याण में जीव। जैसे कि आपने 8वां 9 10 तीनों चैप्टर जब पढ़ते हैं तो आपको मिलेंगे सूक्ष्म जीव, जो कि सूक्ष्म जीवों के बारे में ही पढ़ना है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड नाम दिया हुआ है MS स्वामीनाथन जी का, जिनका जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में। वही हमारे अगले हर्बर्ट बोयर, जो कि संबंधित है जैव प्रौद्योगिकी से, बायोटेक्नोलॉजी से, जिसमें 2 चैप्टर है आपका। तो हर्बर्ट बोयर का जो जन्म हुआ है वो 1936 ईस्वी में हुआ है। वही लास्ट हमारे वैज्ञानिक है रामदेव मिश्रा, जो कि पारिस्थितिकी इकाई के वैज्ञानिक हैं, और पारिस्थितिकी इकाई से इनका संबंधित हैं, इसलिए इनका नाम दिया हुआ है वहाँ पर। इनका जन्म हुआ है 1908 में। तो आइए आज एक नया ट्रिक सीखते हैं, जो कि ट्रिक हमने आज तक नहीं देखा, कि इन 6 वैज्ञानिक का जब भी आपसे जन्म पूछा जाए, इन 6 वैज्ञानिक का जन्म के बारे में आप लोगों को कैसे याद करना है। वहाँ बाई चांस हम लोग डेट जो होता है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो आपका जो ये जो ट्रिक है वो ट्रिक आप लोग देखेंगे। पंचाराम, एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया है ये चीज़, रुक जाए आप लोग। पंचा
राम फ्रांस गए। कॉपी पे आप लोग लिख लेंगे और देखते जाएंगे कैसे कैसे नाम लिखा हुआ है। पंचाराम फ्रांस गए, जिसमें आप सबसे पहला कॉमन चीज़ कि 6 वैज्ञानिक का जो जन्म हुआ है वो 19वीं सदी में ही हुआ है, यानी 19वीं ईस्वी में ही जन्म है। यानी कितना भी वैज्ञानिक का नाम 18, 17 जो भी करके आए उस पर आप लोगों को टिक नहीं करना, 19 वाले पे करना। अब 19 वाले में पंचाराम जो कि आपके 1904 में जन्मे हैं, वही पंचा मतलब पंचानन महेश्वरी। राम का बात किया गया तो राम में रामदेव मिश्रा जो कि 8 में जन्म हुए हैं। फ्रांस में बात किया तो फ्रांस का मतलब फ्रांसिस क्रिक जो कि आपके 16 में, यानी पंचाराम फ्रांस गए। तो पंचाराम फ्रांस गए में आपको 3 संख्या याद करना है, 4, 8, 16। और 4, 8, 16 में आपका पंचा से पंचानन महेश्वरी, राम से रामदेव मिश्रा जो कि 1908, और वहीं आपका फ्रांस से फ्रांसिस क्रिक जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को लिखने के बाद अब आगे की जो चीज़ें हैं, पंचाराम फ्रांस गए, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब आगे जो लोग बचे हुए उनके बारे में, तो आगे बचे हुए हैं आपके स्वामी वाटसन बोयर के साथ, स्वामी वाटसन बोयर के साथ। पहला लाइन था हम लोग का 4, 8, 16, जिसमें आपका था पंचाराम फ्रांस गए। पंचा में 1904, 4, 8, 16 में राम से रामदेव मिश्रा 1908 ईस्वी में, फ्रांस गए फ्रांसिस क्रिक 16, यानी 4, 8, 16 में आपके 3 वैज्ञानिक। दूसरा लाइन है आपका स्वामी वाटसन बोयर के साथ। फ्रांस गए वो लोग, पर किसके साथ? स्वामी वाटसन बोयर के साथ। तो स्वामी में आपके आ जाते हैं स्वामीनाथन जो कि 25, यानी 1925, 16 के बाद का समय। स्वामी, उसके बाद वाटसन आते हैं आपके, तो वाटसन है हमारे 28, यानी 1928 में। तो हमारे हो गए पंचाराम फ्रांस गए, 4, 8, 16 के बाद 25 और 28 किसके साथ? बोयर के साथ, जिनका जन्म सबसे लास्ट में हुआ यानी 1936। तो आप लोग ये ट्रिक के साथ याद रखेंगे, पंचाराम फ्रांस गए, स्वामी वाटसन बोयर के साथ, 4, 8, 16, 25, 28, 36। तो ये मोबाइल संख्या आप लोग याद कर लेंगे, जैसा कि हम लोग मोबाइल संख्या के जैसा ही लिख लें, और अपने कॉपी पे भी इसको उतार लेंगे। ये संख्या आपका 4, 8, 16 संख्या आप लोग लिख लेंगे। क्या है आपका संख्या? 4, 8, 16, 4, 8, 16, 25, 28, 36। पंचा 1904, राम 1908, फ्रांस यानी फ्रांसिस क्रिक 1916, किसके साथ? स्वामी यानी स्वामीनाथन 1925, वाटसन 1928 और बोयर के साथ तो 1936। तो इन ट्रिक के साथ आपको पूरे इकाई के, अब हमारे 6 इकाई है, पूरे 6 इकाई के हमारे वैज्ञानिक का नाम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जन्म दिया हुआ है, और आपको ट्रिक भी बता दिया गया कि आपको किस ट्रिक के साथ इसको याद करना है। तो ये हमारा था परिचय इकाई स्टार्ट होने से पहले और वैज्ञानिक के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव का सेशन। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। अब बात करेंगे हम लोग अपने आगे की इकाइयों के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि हमने बहुत मेहनत से आपका ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर ना करें। पहला क्वेश्चन है आपका, किसका जीवन सबसे लंबा होता है? ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, बरगद का पेड़, कछुआ, तोता, हाथी। क्वेश्चन किया गया कि किसका जीवन सबसे लंबा होता है, जीवन काल सबसे लंबा होता है। कुछ टाइपिंग में आपको मिस्टेक मिलेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है, पर यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी सुधार लेंगे आप लोग कॉपी में। तो किसका जीवन काल सबसे लंबा है? जब आप चैप्टर 1 जीवो में जनन खोलते हैं तो वहाँ पर आपको एक पेज पे दिया हुआ है डायग्राम के साथ, जिसमें आपको दिखने को मिलेगा कि हमारा जो बरगद का पेड़ है उसका जीवन काल सबसे लंबा है। तो यहाँ हमारे इस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जीवन काल सबसे लंबा किसका है? बरगद का पेड़ का। तो आप लोग इसको लिखने के साथ साथ तुरंत याद भी कर लेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से टाइम नहीं बनाना आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सही विकल्प चुने जिसमें जीवों के जीवन काल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ऐसा क्रम आपको चुनना है जिसमें जीवन काल बढ़ते क्रम में रखा गया है, और उस बढ़ते क्रम में सही आंसर बताना है कि कौन सा है जो इस बढ़ते क्रम को फॉलो करता है। तो आप लोग इस सारे पॉइंट्स को, जब सारे ऑप्शन को देखेंगे A, B, C, D,
तो हम लोग को पहला दिख रहा है तोता, कौवा, तितली। तो आप लोग को पता ही चल जाएगा कि तितली का छोटा है, बाकी सबका बड़ा है। आगे पीछे दिख रहा है, पर हमारा जो ऑप्शन बी है, तितली, कौवा, तोता, मगरमच्छ, कहीं ना कहीं हम लोग का तितली जो है 1 से 2 सप्ताह, कौवा आपका 15 साल, तोता 140, और वहीं पे हमारा मगरमच्छ जो है, सॉरी ये आंसर आपका नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। मगरमच्छ 60 वर्ष लगभग हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा फल, मक्खी, मगरमच्छ, तोता, बरगद का पेड़। तो ये आंसर हमारा सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फल मक्खी भी 1 से 2 सप्ताह होती है, वही हमारा मगरमच्छ 60 वर्ष, तोता 140 और बरगद का पेड़ 200 वर्ष, यानी लगभग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पहला क्वेश्चन था कि किसका जीवन काल सबसे ज़्यादा, तो बरगद का पेड़। वही दूसरा क्वेश्चन में आपको विकल्प चुनने थे, जिसमें हम लोग का ऑप्शन सी सही है। फिर बात करते हैं हम लोग अपने, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका, अमीबा के खंडन के दौरान कौन से अंग का प्रतिलिपिकरण होता है? यहाँ करण में मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार लेंगे। क्वेश्चन कहा गया है अमीबा के खंडन, यानी अमीबा अपने शरीर को जब 2 भागों में बांटता है, तो कौन सा ऐसा अंग है जिसका प्रतिलिपिकरण होता है? 12th वालों अच्छे से जानते हैं कि प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पर प्रतिलिपिकरण का मतलब है, यहाँ पर प्रतिलिपिकरण का मतलब है कि एक जैसे 2 जीवों का बनना। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे प्रतिलिपिकरण किस में होगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है आपकी, वो प्लाज्मा झिल्ली कहीं ना कहीं कोशिका झिल्ली है, अंगक नहीं है। अंगक कहा जाता है कोशिका के अंदर के पार्ट को। रिक्तिका भी आपका खाली जगह है, सभी हो नहीं सकता है। तो बच रहा आपका केंद्रक। केंद्रक एक ऐसा अंग है जो पहले 2 भाग में बढ़ता है, तभी जाके कोशिका 2 होती है। तो यहाँ पर हमारा इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक। उसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। अलैंगिक जनन किस जगत के सदस्य में होता है? जी अभी इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे और गलत आंसर मार के आएंगे, क्योंकि हमने तो किताब में पढ़ा है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन होता है, और यहाँ पर आपका केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हम सभी तो हो नहीं सकता, आप लोग केवल मोनेरा मारेंगे। यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगा। हमने देखा कि शैवाल जो कि पादप के ही छोटे छोटे हिस्से हैं, ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट, तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो प्लांटी में आ जाते हैं, पर प्लांटी में होते हुए भी उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। एनिमेलिया में भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि विभाजन करके या अलग अलग चीज़ों के दौरान एक नए जीव को उत्पत्ति दे रहे हैं। तो अलैंगिक जनन जो आपका है, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, इन तीनों जगत में हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सभी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, डैश खाली स्थान दिया हुआ है और कहा गया है कि एक डैश एक जीवन प्रक्रिया है जो जीवों के लिए आवश्यक नहीं है परंतु अस्तित्व बनाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ऐसा जीवन प्रक्रिया है जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक तो नहीं है, जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं है परंतु अस्तित्व बनाने के लिए आवश्यक है। तो आपका क्या हो सकता है? हमको पता है कि आप लोग का आंसर जनन ही आएगा, क्योंकि हर एक लोग को पता है कि जीवन की अगर जनसंख्या बनाए रखनी है, अस्तित्व बनाए रखनी है, तो उसके लिए हम लोग को एक प्रोसेस चाहिए जिसका नाम है जनन। आगे बात करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि क्लोन में समान होता है। ये तो आपका परिभाषा भी बताया गया है कि क्लोन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में जिसमें आकार की अनुवांशिकी रूप से जो जीव समान होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुवांशिक। आगे बात करते हैं किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपने ऑप्शन में टारगेट वगैरह में पढ़ा होगा, कलिका, ये सब। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो है डायरेक्ट हम बात करते हैं पुमड़ू होगा। यहाँ जो लिखा हुआ है वो पुमड़ू इस तरीके से होगा, मिस्टेक हुआ है, इस चीज़ को आप लोग सुधार लेंगे। पुमड़ू का मतलब होता है पुंकेसर। पुंकेसर हम लोग को पता है कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, और कायिक जनन आपका जो है वो एक अवस्था है जो कि अलैंगिक जनन में होता है, कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुमड़ू जो है जिसमें कायिक जनन का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं? ऑप्शन ए आपका डहलिया अदरक, बी आलू शकरकंद, सी डहलिया गुलाब,
और चौथे में आलू और गन्ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आलू और गन्ना हो जाएगा। इन पौधों में आलू और गन्ना में जो भी विकास होता है, जो भी फल या जो भी पौधों का विकसित होते हैं, वो पौधों के अंग समान होते हैं। जैसे कि हमने कंद प्रकंद पढ़ा था, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलू और गन्ना। आप लोग ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं करेंगे, या आपको टारगेट गाइड में ऑब्जेक्टिव मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आपके कुछ अलग अलग जगहों से लिखे गए हैं, तैयार किए गए हैं, ताकि आपको चारों तरफ से ऑब्जेक्टिव क्लियर रह सके। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड पर ही है, पर पूरे एनसीईआरटी बेस्ड पूरे मतलब एनसीईआरटी से आप लोग ने भी क्वेश्चन निकाला होगा, थोड़े अलग से हैं ये। आगे हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? इसमें कौन सी एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का हमशक्ल तैयार करते हैं? क्लोन का मतलब तो हमशक्ल ही होता है। तो ये हमारा एक विधि है द्विविखंडन, मिस्टेक किया हुआ इसमें। द्विविखंडन एक ऐसी विधि है जिसमें बैक्टीरिया हो या अमीबा हो, ये दोनों क्या करते हैं, अपना हमशक्ल यानी क्लोन तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक रूप से परिपक्व होने उसके पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है। यानी वो जीव जो है वो शुक्राणु और अंडाणु तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो पूरा परिपक्व नहीं है, परंतु उससे पहले की जो भी अवस्था है, उसकी वृद्धि की अवस्था, उसे हम क्या कह सकते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था, दूसरा आपका कायिक अवस्था, सी में ए एंड बी दोनों हो सकता है, डी नो। आप लोग खुद डिसाइड करें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें आपका आंसर दोनों होगा, किशोरावस्था भी कायिक अवस्था, क्योंकि हम मनुष्यों में, जीवों में किशोरावस्था होता है, वहीं कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में आपका कायिक अवस्था हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। उसके बाद बात करते हैं हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कायिक जनन नहीं पाया जाता है। वार्षिक पौधे हैं, सदाबहार है, द्विवार्षिक है, एफिमेरल, किसमें है जिसमें कायिक जनन नहीं पाया जाता? तो हमारे सदाबहार पौधे जितने भी हैं, जैसे आम का पौधा, ये सब जो हो गया, ये आपका सदाबहार पौधा है और इसमें कायिक जनन नहीं पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है बॉस लिखा हुआ है, बास होगा। कुंथियाना बास निम्न प्रकार से भिन्न है, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, किशोरावस्था की लंबाई में, नॉट। मोनोकार्पिक आप लोगों को पता है जिसमें एक कार्पेल होता है, यानी एक बार फल उत्पन्न हो, जिसमें 2 बार हो, 3 बार हो, मफोलोकार्पिक। हमारा कुंथियाना बास पूछा गया है, नीला जो भी नाम दिया होगा आपका बुक में, कुंथियाना बास किस प्रकार से भिन्न है? तो यह किशोरावस्था में इसकी जो लंबाई है वो सभी पौधों से इसकी अलग है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, किशोरावस्था की लंबाई में भिन्न है। अगला क्वेश्चन थोड़ा माइंड आप लोग लगाएंगे, अगला क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। पूछा गया है यदि अगेव एक पौधा है, पादप है, यदि अगेव में एक्स क्रोमोसोम है तो इसके अंडकोश में क्रोमोसोम होगा। यानी एक अगेव का शरीर है जिसमें आपको मिल रहे हैं एक्स क्रोमोसोम, उसमें एक अंड निकल रहा है, अंडकोश, उसमें आपका क्रोमोसोम कितना होगा? तो कभी भी इंसान अपने शरीर के आधे ही निकालेगा, जैसे कि हमारे मनुष्य में 46 से 23, तो इसमें भी आपका हो जाएगा x से x/2, हाफ कितना हो जाएगा, x/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x/2। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जिसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ये आपकी प्रक्रिया है, इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो अनिषेक जनन, और वही इंग्लिश में बोले तो पार्थेनोकार्पिक। आप लोग गलती मत करेंगे, पोमोकार्पिक और पॉलीकार्पिक मार के नहीं आएंगे, वो अलग चीज़ है, पार्थेनोकार्पिक अलग चीज़ है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, पार्थेनोकार्पिक। फिर हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। जीवन काल के जरा अवस्था पहचानी जा सकती है। जरा अवस्था, वृद्धि अवस्था, वृद्धावस्था को कहा जाता है। वर्ड से कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे, अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन काल की अगर जरा अवस्था पहचाननी है तो हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा। आपने बुढ़ापे में देखा होगा कि जल्दी कोई चीज़ें पच नहीं पाती हैं, प्रजनन लोग नहीं कर सकते, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर हो जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा हो जाएगा, धीमा उपापचय, प्रजनन की क्षमता समाप्त होना, इम्यूनिटी कम होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सभी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, पुंकेसरित पुष्प उत्पन्न होगा।
यानी पुंकेसरित पुष्प जो है, फूल है, वो क्या उत्पन्न करेगा? अंडा, पुमड़ू, यहाँ भी पुमड़ू होगा, यहाँ भी पुमड़ू गलत लिखा हुआ है। अंडा, पुमड़ू, फल, सभी। पुमड़ू मतलब प्राकड़ होता है, पुंकेसर होता है। तो हम लोगों को पता ही है पुंकेसर वाला फूल क्या उत्पन्न कर सकता है? पुंकेसर उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। किसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है? 11th का क्वेश्चन है, 11th में भी और 12th का भी क्वेश्चन है। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो है, अलैंगिक जनन करने वाले द्विगुणित जीवों में, या लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले अगुणित में, या द्विगुणित में। तो सबसे पहला चीज कि अलैंगिक जीव जो है उनमें द्विगुणित जीव बहुत कम पाए जाते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन तो पाया ही नहीं जाता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि अलैंगिक में क्या होता है? आपका हमशक्ल तैयार होता है, और हमशक्ल में हमेशा होता है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन द्विलिंगी जंतु है? आप लोग बताइए कौन द्विलिंगी जंतु है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कंपटीशन भी हो चुका है, कितने लोग याद भी किए होंगे? कमेंट में आप लोग लिख देंगे, कमेंट में आप लोग अपना ऑप्शन लिखते जाएंगे। बाकी हम लोग का लाइव वाला सेशन भी स्टार्ट होगा बहुत जल्द। पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि जितना ही हम लोगों जितना सपोर्ट आप लोग करेंगे उतना ही वीडियो लाइव भी स्टार्ट हो जाएगा, और लाइव हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कौन द्विलिंगी जंतु है हमारा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। केचुआ जो है वो हमारा द्विलिंगी जंतु है। उसके बाद हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, यदि कवक में नर व मादा संरचना पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ये डायग्राम आपको बुक में दिए हुए हैं। चैप्टर 1 जीवों में जनन आप लोग खोलेंगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें एक डायग्राम एक ही जैसा दिख रहा है, एक डायग्राम अलग अलग है। जब भी कवक में नर और मादा संरचना एक साथ होता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि नर संरचना अलग होगी, मादा संरचना अलग होगी। तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, या डायोनिसिस, या यूनोसिस। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हेट्रोथैलिक। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, विषम, होमो में सम आ जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मध्य चक्र पाया जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है हमारा, मध्य चक्र किस में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गाय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मोनोकार्पिक है? मोनोकार्पिक कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा पादप है जिसमें एक बार में कार्पेल यानी एक ही बार में फल उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताएं आप लोग, खुद से भी बताने का एक बार प्रयास करें कि हमारा मोनोकार्पिक कौन सा है। इसमें हमारा बांस जो है वो मोनोकार्पिक है। अगला क्वेश्चन है, बगैर निषेचन के मादा गैमीट से नए जीव का विकास कहलाता है। ओहो, ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर भी किया है। हमारा ऑप्शन था पार्थेनोकार्पिक, और पार्थेनोकार्पिक को ही हम लोग हिंदी में अनिषेक जनन कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बगैर निषेचन के बाद गैमीट होता है युग्मक, मादा युग्मक से नए जीव का विकास होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? आपका आंसर हो गया अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन है, कौन सजीव प्रजक है? सजीव प्रजक में आप लोगों को पता ही है कि जो डायरेक्ट, अब एक तो उसमें आंतरिक निषेचन होगा, और दूसरा आंतरिक निषेचन होने के बाद उनके जो जीव होते हैं वो अंदर ही वृद्धि कर लेते हैं, वृद्धि करने के बाद बाहर आते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा चूहा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। सतही जल यानी सतह पर जल नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में यानी जल है ही नहीं और निषेचन नहीं हो सकता। किस में? ऑप्शन दिया हुआ है आपका फ्यूकस, फ्यूनेरिया, मार्सिलिया, सभी। हमको पता है कि आपको तीनों ऑप्शन में समझ नहीं आएंगे कि ये तीनों ऑप्शन कैसा है। ये तीनों आपके ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है, यानी ब्रायोफाइट जीव के अंदर ये आते हैं। तो ब्रायोफाइट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रायोफाइट जो है वो हमेशा जल में निषेचन करते हैं, जबकि यहाँ तो जल ही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि ये सभी जीव कौन से हैं? ब्रायोफाइट के हैं। किसमें निषेचन के बाद बाहरी दल गिरते नहीं, फल से जुड़े होते हैं? यानी हमने पढ़ा था कि फल बनने के बाद जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है वो गिर जाती है, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया। यहाँ बोला जा रहा है कि निषेचन तो हो जाएगा, फल बन जाएगा, पर वहाँ पर ये पंखुड़ियाँ जो है वो गिरेंगी नहीं, हालांकि फल से जुड़ी होंगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन होगा बैगन। ऑप्शन ए हो जाएगा बैगन। बैगन में कभी भी निषेचन के बाद बाहरी दल गिरते नहीं हैं, जुड़े होते हैं।
अगला क्वेश्चन है बीवी परेटी पाई जाती है। बीवी परेटी जो है वो आपकी शार्क मछली में पाई जाती है, याद कर लेंगे इस चीज़ को आप। अगला क्वेश्चन है गन्ने व अदरक के पर्व पर एक कायिक प्रवर्ध विकसित होता है। पर्व छोटी होने के कारण, मेरिस्मेटिक कोशिका होने के कारण, पर्व मिट्टी के पास होने के कारण, प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण। गन्ना और अदरक में पर्व उत्पन्न होता है। पर्व आप लोग अदरक पे छोटी छोटी पत्तियों के रूप में देख सकते हैं, गन्ना पर भी देख सकते हैं। तो ये जो उत्पन्न होता है ये क्यों होता है, क्वेश्चन किया गया है। तो ये जो आपका ये उत्तक हो ये वो इसलिए उत्पन्न होता है, उस पर एक कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम है मेरिस्मेटिक। ये आपका नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर ले कि अदरक और गन्ना पर जो भी पर्व निकलते हैं वो पर्व मेरिस्मेटिक कोशिका होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यहाँ मेरिस्मेटिक कोशिका होती है इसीलिए ये पर्व उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आगे हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के पादप में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पादप पता ही है उनका जीवन काल लंबा होता है और लंबा जीवन काल के लिए बाहरी निषेचन सुरक्षित नहीं है। तो हमारा लास्ट में ऑप्शन क्या है, आंतरिक निषेचन। तो कौन सा निषेचन होगा, आंतरिक निषेचन। 29 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन होता है। सूक्ष्म प्रजनन उसी में होगा जो जिसमें जीव सूक्ष्म पाए जाएंगे, और अलैंगिक जनन में तो इतने बड़े बड़े जीव हैं, जैसे एग्जाम्पल में मानव ही दिख रहा है। तो सूक्ष्म प्रजनन किस में होगा, सूक्ष्म प्रजनन किसे कह सकते हैं, अलैंगिक जनन को। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, बाहरी निषेचन किस में होता है, पक्षियों में, केचुआ में, मेढक में, नॉट। तो हमारा बाहरी निषेचन किस में पाया जाता है, मेढक में। पानी में होता है, उनके अंडाणु शुक्राणु पानी में ही मिल जाते हैं और उसके बाद हमारा मेढक का अंडा तैयार हो जाता है। तो इस तरीक़े से हमने आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस 30 क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपने यूनिट के 6 यूनिट के वैज्ञानिकों के बारे में भी देखा और आपको ट्रिक भी बताया गया है। हमारा ट्रिक क्या था, हमारा ट्रिक था पंचाराम फ्रांस गए स्वामी वाटसन बोयर के साथ, 4, 8, 16, 25, 28, 36। तो आप लोग वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करके सारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरे वैज्ञानिक को भी लिख ले कॉपी में, और आज के वीडियो में जो भी बताया गया है उसको नोट कर ले, क्योंकि आपका जो टेस्ट वगैरह होने वाला है, टेस्ट सीरीज जो भी चलने वाला है बायो का, उसमें कहीं से भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कहीं से भी सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि हर एक चारों तरफ से आप लोग को ख़त्म करवाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग टेस्ट तभी दे जब मतलब हर चीज़ कोशिश करें कि हमारा NCERT गाइड कॉपी जितना भी बाहरी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो सारा चीज़ क्लियर हो, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए और टेस्ट देने के टाइम, क्लास में बैठने के टाइम आप लोगों को कोई भी टेंशन ना रह जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट कर देंगे, और अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हैं।